अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभी जब हम ट्रेनिंग पे जाने से पहले आपको मैंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था, थोड़ा सा उसमें कैसे वो निकल के आई उसके विषय में बताया था। आज फिर से हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कई दिन हो गए हैं, तो कुछ लोगों के दिमाग से उतर गया होगा, कुछ बच्चे उस दिन नहीं भी आए होंगे तो उनकी समझ में नहीं आया होगा। आज हम लोग नए सिरे से फिर से पाइथागोरस प्रमेय, जो वास्तव में बोधायन शुल्ब सूत्र कहलाता है, एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, लेकिन इनका जन्म भारत में कहाँ हुआ, क्या हुआ, इसके विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन इनको कहा जाता है कि ये ईसा से लगभग 800 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। उन्होंने ये सूत्र दिया था सर्वप्रथम, और बाद में इसी को पाइथागोरस नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको और विकसित किया। तो बोधायन शुल्ब सूत्र जो है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं या अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ये समकोण त्रिभुज पे आधारित है। किसकी है ये? समकोण। हमने त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, और 3 ही प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर जो 3 प्रकार जाने थे हमने, पहला था अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है और शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है और शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं, उन दोनों का योग 90 होता है। और तीसरा था हमारा, कौन सा था ना? समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा था? अब हम लोग इसको जब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, समझ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया A B C, इसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। हमने कहते हैं ये कोण 90 अंश का है। त्रिभुज की एक विशेष बात होती है, जो कोण सबसे बड़ा उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी, जो कोण सबसे छोटा उसके सामने की भुजा सबसे छोटी, और जो कोण बराबर होंगे उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये तो नियम है सीधे सीधे से। तो जब ये 90 अंश का और बाकी ये दोनों 90 अंश से छोटे हैं, तो इसकी जो सामने वाली भुजा होगी, सम्मुख भुजा होगी, वो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो अगर इस त्रिभुज ABC में B कोण सबसे बड़ा है, 90 अंश का है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? AC। बिल्कुल सही था, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? AC, और ये दोनों भुजाएं इससे छोटी होंगी। तो हम सबसे बड़ी भुजा तो समझ में आ गई कि 90 अंश के सामने वाली सम्मुख भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? इसका मैंने कल आपको वो फर्श वाला डायग्राम बना के पिछली बार सिखाया था मैंने पूरा। अब ये जो शेष 2 भुजाएं बची, इनमें से किसी भी को भी एक को आधार कहते हैं और एक को लंब। क्या कहते हैं? एक होती है आधार और एक होती है लंब। अगर इसको आधार लिखते तो ये लंब हो जाती, और इसको आधार लिखा है तो ये लंब हो गई। ठीक है, लेकिन कर्ण निश्चित है। कर्ण कौन सा होगा? जो 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये नहीं बदलेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण वाली जो भुजा है इस पे अगर वर्ग बना दें, वर्ग मतलब जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 अंश के हों, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, तो उसके कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कि अगर और भाषा में कहें, कोई समकोण त्रिभुज है तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा है, उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक, अब इसको उल्टा पलट के भी बोल सकते हैं। अगर कोई त्रिभुज है
आपको ये मालूम नहीं है कैसे किस तरह का त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। आपने चेक किया, अगर उसके कर्ण का वर्ग यानी जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। कैसा होगा? समझ में आया? और अगर किन्हीं तीन संख्याओं में ये नियम लागू होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? पाइथागोरस त्रिक। क्या बोलते हैं? त्रिक। मैं बताते हूं फिर से क्या बोलते हैं, यहां लिख देते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस को पास में लिख दो, पाइथागोरस त्रिक। चलो चेक करते हैं एक मिनट, पाइथागोरस त्रिक कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक, हमने लिखा 3 4 5। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, एक 3 है, दूसरी 4 है और तीसरी 5 है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5। तो यानी अगर ये समकोण त्रिभुज है, यानी ये पाइथागोरस त्रिक हैं, अगर, तो इसमें कर्ण क्या होगा? जो सबसे बड़ा वही तो होगा कर्ण। तो हमने 5 का वर्ग ज्ञात किया। 5 का वर्ग मतलब घात 2, मतलब क्या हुआ? 5 गुणा 5। घात 2 का मतलब ये तो था 5 की 2 बार गुणा, 2 से गुणा नहीं, 5 की 2 बार गुणा, 5 की 5 से गुणा। ठीक है, कितना आ गया? 55। अब बाकी दोनों भुजाओं के भी वर्गों का योग देख लो, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हुआ? यहीं पे सीधे लिख दे, 3 तिया 9 और धन 4 का वर्ग 4 चौक 16 और 9 में 16 जोड़ा कितने आ गए? जोड़ो 9 में 16 जोड़ो, 24 नहीं होंगे, जोड़ो। कितना आया? देखो जरा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना है? शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कितना है? तो ये बताओ कि क्या ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है? है। यानी अगर इन भुजाओं के साथ हम किसी त्रिभुज की रचना करेंगे तो त्रिभुज कैसा होगा? कैसा होगा? बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी या नहीं आई? कतई नहीं आई ना बात समझ में? चलो और देखते हैं। अब इसका एक और नियम है, अगर ये पाइथागोरस त्रिक हैं तो इन तीनों की किसी एक संख्या से अगर हम गुणा करें, इन तीनों की किसी एक, तो जो संख्या मिलेगी वो भी पाइथागोरस त्रिक होगी। जैसे मान लो सबकी आप 2 से गुणा कर लो, 3 की 2 से गुणा करिए कितने आया? 4 की 2 से गुणा करिए कितना आया? 5 की 2 से गुणा करिए कितना आया? ये भी पाइथागोरस त्रिक होंगे, ये भी पाइथागोरस त्रिक होंगे। इस तरह से हम पाइथागोरस त्रिक जान सकते हैं कि कोई दी हुई संख्या पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ठीक, ट्रिपलेट। ठीक है, ये समझ में आ गया इतनी बात। अब एक चीज और समझ, अब इसमें कोई 2 संख्याएं दी हूं, इसमें कोई 2 संख्याएं दी हूं और तीसरी ज्ञात करनी हो तो हम किसका? इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और तीसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे। एक और संबंध होता है, एक संबंध और होता है इनमें पाइथागोरियन ट्रिक में। वो क्या होता है? 2n, n पे घात 2 - 1 और n पे घात 2 + 1। पाइथागोरियन त्रिक को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अगर कोई पाइथागोरियन त्रिक है तो उसे आप इस रूप में लिख सकते हो। इसका मतलब अगर आपको कोई एक संख्या मालूम हो तो आप बाकी दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। अगर एक संख्या मालूम हो तो बाकी दोनों संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हो। नींद आने लगी? मुझे लग रहा है मजा नहीं आ रहा है।
फिर समझ लो। ये अब इसका विस्तार मैं बाद में बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते। अब आज नहीं बताऊंगा, मैं देख लिया मुझे मजा नहीं आ रहा तुम लोगों के लिए, तो इसको हम यहीं पे रोकेंगे, आज इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल इतना ही सीखो। ये जो बताया है मैंने, ये कैसे हम याद करते हैं ये बाद में सीखेंगे। पहले अभी हम लोग केवल पाइथागोरस त्रिक पे बात कर लेते हैं कि कोई भी दी हुई संख्या पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, ये पहचानने के लिए हम उनका वर्ग करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग और बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। हमें मालूम चल जाएगा कि पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। और ये वाला जो सूत्र बता रहा हूं इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज अब इस पे नहीं करेंगे। साक्षी को नींद आने लगी तो इससे ज्यादा खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। चलो एक और ट्राई करके देखें, हम देखते हैं 6 7 9, क्या ये पाइथागोरस त्रिक है। ये उदाहरण है, हम वैसे ही करके देख रहे हैं। क्या करेंगे, अगर ये पाइथागोरस त्रिक होंगे तो सबसे पहले किसका वर्ग ज्ञात करेंगे, 9 का। चलिए 9 नेम 81 और बाकी दोनों के वर्गों का योग 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना हुआ, धन 7 का वर्ग कितना हुआ, जोड़ो दोनों कितने हुए, 36 में 49, 5 हासिल लगा 1 8, कितना आया, क्या इसका वर्ग और इसका वर्ग बराबर है वर्गों का योग, तो क्या ये पाइथागोरियन त्रिक होंगे, ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यहां लिख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरस त्रिक होने के लिए यह अनिवार्य है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। सही है। और एक अगर आपको भुजा मालूम है, शेष दो भुजाएं ज्ञात करने का तरीका ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे, हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो अब इतना उतार लीजिए, इतना समझ लीजिए, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। उतार लीजिए इतना।